हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर खुशबू जैन हियर अगेन। वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म नेम टू द पॉइंट बाय डॉक्टर खुशबू जैन। ओके, आई नो थोड़ा सा वीडियोस में गैप हो चुका है बिकॉज अभी कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, लेक्चर्स सारे कॉलेजेस में स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा टाइम हेक्टिक मेरा हो रहा है। फाइन। एनीवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीवाईक्यू सीरीज। जो यूजीसी नेट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। सो आज हमारा जो पेपर है, ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यूजफुल लगती है ये वीडियो सो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसे। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन वेरी फर्स्ट एज आई अपलोड अ न्यू वीडियो। फाइन। तो चलिए, आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूजीसी नेट का जो पेपर है 2020-2021, यानी दिसंबर 2020-2021 का जो जून 2021 का जो साइकिल था उसका एक मर्ज्ड पेपर हुआ था। आपको पता है कि 2020 में जब कोविड आया था सो एक साइकिल स्किप हो चुका था। सो ये जो एग्जाम हुआ था ये दोनों साइकिल को मर्ज करके लिया गया था 25 नवंबर को। ये फर्स्ट शिफ्ट का है ना। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। हर पेपर इस सीरीज में, हर पेपर के हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे हर पार्ट में। सो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आपको सारे जो पॉइंट्स है उनका अच्छे से आपको आइडिया आ जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है प्रॉपर वे में चलती रहे। फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट। Okay, let's begin with the first question that is about the topic chi-square test, है ना। chi-square test के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है chi-square test एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च वाले पार्ट से है, बट ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन या chi-square से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो आप मार्क कर सकते हैं कि इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट, या उनका बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है जहाँ से एवरी टाइम किसी न किसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजम्पशंस पूछे जा सकते हैं, इसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू। फाइन। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। हमेशा यहाँ पर आपको मार्क करना है कि क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट और नोट जहां पर लगा होता है तो बच्चे कई बार स्किप कर जाते हैं, नोट नहीं पढ़ पाते या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फर्स्ट जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वहीं पर आप मार्क कर दीजिए कि ये क्या पूछ रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पर पूछा है करेक्ट, कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है काई स्क्वायर से रिलेटेड। फाइन। काई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, फाइन, जिसको आप यूज करते हैं टू टेस्ट द फिटनेस ऑफ गुड, है ना। एट्रीब्यूशन के टेस्ट के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है काई स्क्वायर से रिलेटेड। फाइन। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हम लोग देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट जो सही है। फाइन। स्टेटमेंट नंबर 1 ए, the only parameter of chi-square distribution is its number of degree of freedom। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप कीवर्ड chi-square से रिलेटेड मार्क कर सकते हैं कि जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप पैरामीटर में यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे हैं, सो वहां पर आपका chi-square आएगा फॉर श्योर। फाइन। सो ये कीवर्ड है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड काई स्क्वायर का क्वेश्चन है। अगर आंसर में डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपको ये सोच लेना है या मान लेना है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन सही होने वाला है। फाइन। जो अनदर हमारा जो ऑप्शन सही है दैट इज B, the null hypothesis. The null hypothesis in given chi-square test is rejected when calculated value of variable exceeds its critical value। जब आपकी जो वैल्यू कैलकुलेटेड है वो ज्यादा आ रही है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, है ना। जब हम लोग डिटेल में काई स्क्वायर, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कब रिजेक्ट करते हैं, जब आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा आ रहा है आपकी क्रिटिकल रीजन से या क्रिटिकल वैल्यू से। फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो राइट। इन नंबर सी क्या बोल रहा है कि द रिजेक्शन रीजन इन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज ओनली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। राइट टेल यानी कि पॉजिटिव साइड। फाइन। सो ये तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग खाली एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि द काई स्क्वायर टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। काई स्क्वायर टेस्ट आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। फाइन। और जो लास्ट वाला है कि एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05 एंड द वैल्यू इक्वल्स टू 1 द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू z माइनस, ये बिल्कुल गलत है
है ना, इसमें क्रिटिकल वैल्यू आपका कम होना चाहिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तब जाकर आप उसके अपना जो हाइपोथेसिस है, जो नल हाइपोथेसिस आपने सेट किया है, आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। फाइन, सो ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी आपके राइट है, वेयर आपके डी एंड ई आपके क्या है, गलत ऑप्शन है। फाइन, सो ऑप्शन नंबर आपके हैं ए बी एंड सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट, है ना, मैन विटनी यू टेस्ट। अगेन ये आपका जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, आपका स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में से। फाइन, मैन विटनी आपको पूछा गया है। मैन विटनी टेस्ट क्या है, अगेन आपका क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जो क्या कंपेयर करता है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंपेयर करता है। और यहाँ पर इस टेस्ट के लिए आपको किसी भी तरह के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है। फाइन, सो यहाँ पर अगेन आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, करेक्ट पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फाइन, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपको बोल रहा है कि इट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फाइन, नॉन पैरामीट्रिक, ऑब्वियसली जो आपका मैन विटनी यू टेस्ट है दैट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फाइन, ऑप्शन नंबर बी आपका है इट रिक्वायर्स दैट सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली आपके जब सैंपल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मैन विटनी यू टेस्ट। बी इज ऑल्सो अ राइट ऑप्शन। फाइन, अगेन सी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है इट कैन बी यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बिल्कुल आपका क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। फाइन, अब डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि इट इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड आर आइडेंटिकल। ये क्या टेस्ट करने ये क्या टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आइडेंटिकल है या नहीं है। फाइन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है, शायद यहाँ पर मैं एंटर नहीं कर पाई। ऑप्शन नंबर ई आपका है कि इट इज ऑलवेज अ टू टेल्ड टेस्ट। नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी कि हमेशा आपका टू टेल्ड ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए जो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे होगा, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन मनी मार्केट से रिलेटेड है, कि जो इंडियन मनी मार्केट है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब कौन सा इनकरेक्ट है ना, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। फाइन, मनी मार्केट क्या होता है, जहां पर आप कोई भी सिक्योरिटी जो शॉर्ट टर्म वाली है वो ट्रेड करते हैं आप मनी मार्केट के अंदर, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी यानी कि जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। फाइन, सो कौन सा गलत है, चलिए देखते हैं। A non-banking finance corporation are financial institution, यानी NBFCs are financial institution that constitute organized component of money market, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी NBFCs होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। वो सिर्फ उनका काम होता है लैंडिंग द मनी एंड शॉर्ट टर्म फंड में इट डील्स। फाइन, तो आपकी जो NBFC है वो ऑर्गेनाइज्ड में नहीं बल्कि आपकी नॉन ऑर्गेनाइज्ड में काम करती है। फाइन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। चलिए तो भी हम लोग दूसरे जो बी सी एंड डी वाले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू सेल यूनिट टू कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। ऑब्वियसली दिस वन इज राइट अबाउट मनी मार्केट। A well developed money market is essential for a modern economy. Obviously मॉडर्न इकोनॉमी यानी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए यार जो आज की इकोनॉमी है वहां पर जो मनी मार्केट है दैट शुड बी प्रॉपरली डेवलप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। फाइन, जो आपका डी है ऑप्शन कि इन द इंडियन मनी मार्केट द प्रीडोमिनेंट प्लेस इज एंजॉयड बाय गवर्नमेंट एंड सेविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली प्रीडोमिनेंट क्यों बोला है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी यहाँ की जो इंडियन पीपल है ज्यादा रिलाई करती है ऑन दी सिक्योर सिक्योरिटीज हम बोल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सबको पता है। फाइन, तो जो तीनों ऑप्शन है बी सी एंड डी आर ट्रू, आर करेक्ट अबाउट द इंडियन मनी मार्केट, वेयर इज ऑप्शन नंबर ए इज योर रॉन्ग ऑप्शन। फाइन, सो एनबीएफसी कहाँ करती है, आपकी अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है, जो फोकस करती है सिर्फ लैंडिंग पर। फाइन, चलिए हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ITR 4, है ना, इनकम टैक्स एक्ट का एक क्वेश्चन है कि ITR 4 कौन यूज नहीं कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट यूज ITR 4। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ITR 4 का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन नंबर 44A D। फाइन, 44A D जो आपका है ये सेक्शन किसका है, ये ITR
4 का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन ऐसे पर्सन है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है या जो इसे यूज नहीं कर सकते। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है इनकम टैक्स का, ये किससे रिलेटेड है? प्रिजम्पटिव आय यानी इनकम, यानी कि आपकी जो अनुमानित आय का जो ऑप्शन चूज करते हैं, ये फॉर्म उनके लिए है। सो सबसे पहला है कि ऑप्शन नंबर ए, हु इज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, नो ही कैन नॉट यूज। फाइन। who has held any unlisted equity shares, नहीं, ये भी एलिजिबल नहीं है ITR 4 के लिए। who has any asset located outside India, obviously C भी नहीं होगा। फाइन। सो अ फॉर्म या अदर देन LLP, यानी कि आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि LLP के लिए भी ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है या वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को ऑप्ट करने के लिए। फाइन। सो जो फर्म है अदर देन LLP, वो इसे जो रेजिडेंट है ना, अगेन रेजिडेंट, अ फर्म अदर देन LLP, इफ द असेसी इज अ रेजिडेंट, ही कैन ऑप्ट फॉर या ही कैन गो फॉर दिस ITR फॉर्म। फाइन। और ऑप्शन नंबर ई आपका है कि हु हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो यूज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन यूज नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन आपके क्या होंगे? A, B and C। सो A, B, C इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन। चलिए अगला आपका जो क्वेश्चन है, यूज ऑफ इंटरव्यूज एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज अ फॉलोइंग एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इंटरव्यूज के? जनरली आपको क्वेश्चन ये पूछा है। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका कि क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड। ऑब्वियसली आपने इंटरव्यूअर्स अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है when he is going to use the technique of interview. Fine. Option number A right है। Easy to analyze? नहीं, easy to analyze नहीं है because it depends on the individual कि आप किसका इंटरव्यू ले रहे हैं। Fine. Option number C है, can explore unanticipated issues that come up. Obviously हम लोग जो आप पर्सनल इंटरव्यूज की जब बात करते हैं तो आप जो पर्सनली जो इश्यूज कम अप हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ये इसका फायदा नहीं है। जो आपके इंटरव्यूज होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फाइन। सो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी, वेयर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, है ना? कॉम्पिटिशन एक्ट कब आया था आपका? 2002 में। सो कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है ना? अगेन आपको वर्ड पे ध्यान देना है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कि एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर अदर पार्टिसिपेंट इन आइडेंटिकल एंड कनेक्टेड मार्केट। ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी लोगों को कंपटीशन लेस ट्रेड के लिए उन्हें मोटिवेट करना है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन। फाइन। सो ये ऑपरेशन से रिलेटेड काम नहीं करता आपका जो कंपटीशन एक्ट है। फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी है कि एडहियर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। नहीं, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के रिलेटेड ये काम नहीं करता है, किसी भी तरह के रिड्रेसल से रिलेटेड ये काम नहीं करता है। फाइन। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियसली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये बनाया हुआ था। सो इसका जो आपका ऑप्शन होगा बी एंड सी। बी एंड सी कहाँ है आपका? डी में। ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों जो है बी एंड सी जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसके? कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज द मोस्ट पोटेंट ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, है ना? कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर सबसे ज्यादा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर देखे गए थे? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और इनोवेशन में, है ना? सबसे ज्यादा अगर बॉम्बार्ड किसी फील्ड में आया है तो वो था आपका टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फाइन, ड्यूरिंग कोविड। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स constituting the core of consumers rationality include, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स constituting the core of consumers rationality, क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन। नहीं, होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन सेम नहीं हो सकती। फाइन। नॉन सेटिएशन हो सकता है, सेल्फ मोटिव हो सकता है ना? सेल्फ मोटिव यानी हर एक कंज्यूमर का किसी प्रोडक्ट को खरीदने का मोटिव अलग होता है।
फाइन, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस, ऑब्वियसली रैशनैलिटी से, देखिए कंज्यूमर्स, रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंज्यूमर, ऐसा अजम्पशन होता है कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब बौद्धिक रूप से ही इज केपेबल ऑफ थिंकिंग समथिंग, बौद्धिक रूप से यानी मानसिक रूप से वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने प्रेफरेंस, अपने मोटिव्स को अच्छे से समझ सकता है, किस प्रोडक्ट को मुझे खरीदना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मुझे कितना सेटिस्फाई देगा, कौन से प्रोडक्ट से मैं कितना सेटिस्फेक्शन या डिराइव कर पा रहा हूँ। फाइन, सो उसको बोलते हैं कंज्यूमर रैशनैलिटी। तो होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि होमोजीनियस हर किसी की एक्सपेक्टेशन हर प्रोडक्ट से सेम नहीं हो सकती, तो ये रैशनैलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फाइन, चलिए लास्ट आपका जो है पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर बी सी डी ई क्लैरिटी हो सकता है, पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने पैसा दिया है, आपको वो प्रोडक्ट लेना है, आपको वो प्रोडक्ट ग्रेप करना है, तो ये चीज ये किसमें आती है, कैरेक्टरिस्टिक से कि कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है, बौद्धिक रूप से बिल्कुल फिट है। फाइन, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू क्वांटम मेरिट, है ना, ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड। फाइन अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वांटम मेरिट क्या होता है। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि आपने किसी को सेवाएं दी है, किसी को सर्विस दी है, सो यू हैव द राइट टू टेक द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट सर्विस, है ना, यू कैन क्लेम फॉर दैट, आपने किसी को सेवाएं दी है और उसने पे नहीं किया है, सो यू कैन क्लेम फॉर दैट। सो ऑप्शन नंबर, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड, कि आप ये क्लेम कब नहीं कर सकते हैं, किस सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं। फाइन, सो व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म, यानी कि आधा कॉन्ट्रैक्ट पे कर चुके हैं आप, तब आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं उस सिचुएशन में। फाइन, ऑप्शन नंबर बी है व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लमसम इज पार्टली परफॉर्म, यानी कि आपने किसी लमसम अमाउंट के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने उसे अभी आधा ही पे किया है, यानी कि आपने उसे आधा पे किया है, तो आप उसे बीच में आप इस क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप समझिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 लाख रुपए की सर्विस आपको देनी है। फाइन, आपने अभी सर्विस आधी दी है, आपने पार्टली परफॉर्म किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, आपने अभी तक 50,000 की ही सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो इन बिटवीन यू कैन नॉट क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। ये क्वांटम मेरिट का रूल बोलता है कि आपने सर्विस कंप्लीट दे चुके हो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं, कर चुके हैं, तब जाकर आप क्वांटम मेरिट को क्लेम कर सकते हैं। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी, कि जब आपने आधा ही, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, कि जब आपने आधा ही अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे आपने परफॉर्म किया है, तो आप बीच में, है ना, आप बीच में इस तरह से आप क्वांटम मेरिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा करेक्ट ऑप्शन, कि आपने जब आधा ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है तो आप बीच में अप्लाई नहीं कर सकते। सी देख लेते हैं कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी अनफोर्सिएबल ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अनएनफोर्सिएबल, यानी कि लॉ की नजर में वो इलीगल हो गया है, तो आप क्वांटम मेरिट को आप क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है कि इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध ही आपने तोड़ दिया है, तो आप अपना जो क्वांटम मेरिट का क्लेम है उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड है, मार्केटिंग का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा सही नहीं है ना, ट्रू नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सा सही नहीं है जब आप डिसाइड करते हैं क्या अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। तो फर्स्ट आपको बोल रहा है कि द लार्जर द मार्केट साइज द लॉन्गर द चैनल, ऑब्वियसली, है ना, ये तो होना ही चाहिए कि द लार्जर द मार्केट साइज द लॉन्गर द चैनल, जितना बड़ा आपका मार्केट साइज है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो उतना ही लॉन्ग होगा। फाइन, इफ द एवरेज लॉट साइज इज लार्ज इट इज बेटर टू हैव अ लॉन्गर चैनल, नहीं, देखो आपका अगर मार्केट का साइज, आपका जो एवरेज लोड साइज है वो बहुत ज्यादा है, उसका जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, व्हाइल यू आर डिटरमाइनिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फाइन, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि इफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सर्विस इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ शॉर्टर चैनल, ऑब्वियसली नहीं, ये गलत है,
ये सही है कि इफ द प्रोडक्ट, अगर आपकी जो डिमांड है, आपकी जो प्रोडक्ट और आपकी जो सर्विस की डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आपको उसके छोटे छोटे चैनल, यानी कि आप अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को आप इजीली कस्टमर तक पहुंचा पाए, तो ये बिल्कुल सही है बाय डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब आपको डिसाइड करनी है। फाइन। ऑप्शन नंबर डी आपका बोल रहा है कि इफ कस्टमर शॉप फॉर अ असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इट डिमांड्स अ वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली सही है। असॉर्टमेंट मतलब कि कस्टमर अपने जो प्रोडक्ट को असॉर्ट करना चाहता है, अलग अलग प्रोडक्ट का एक बंच बनाना चाहता है, तब आपको किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्ट करना पड़ेगा? वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो ऑप्शन नंबर बी कि जब आपका जो मार्केट या एवरेज लोड साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इट इज बेटर टू हैव शॉर्टर चैनल, फाइन, नॉट दी लॉन्गर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिलीवर्स रिजल्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। दो तरह की प्राइसिंग होती है, पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग। पेनिट्रेशन का मतलब है कि जब आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है मार्केट में, तब आप बहुत कम प्राइस पर उसे लेकर आए हैं। फाइन। जैसे कि जियो था, तो बिल्कुल शायद फ्री के भाव में वो अपनी जो सर्विसेज दे रहा था, तो इसको बोलते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग, की आप लॉन्चिंग के साथ ही मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसका ही जस्ट अपोजिट होता है स्कीमिंग प्राइसिंग, कि स्कीमिंग द क्रीम फर्स्ट, यानी कि आप जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आप प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई रख रहे हैं। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एप्पल के जो फोन आते हैं। एप्पल के फोन जब इनिशियली मार्केट में आते हैं तो प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है, तो उसे बोलते हैं आपका स्कीमिंग प्राइसिंग, और पेनिट्रेशन इसका जस्ट उल्टा है। फाइन। तो पेनिट्रेशन किस तरह के रिजल्ट डिलीवर करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिलीवर्स द रिजल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका है कि वेयर प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक, है ना। प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक, तो वहां पर आपको ये डिलीवर करेगा रिजल्ट, यानी कि आपका जो डिजायर्ड आपको रिजल्ट चाहिए था, जिस वजह से आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग को आपने ऑप्ट किया है, सो ये उसको फुलफिल करेगा। फाइन। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज अ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो तब आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग वाला स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। फाइन। ऑप्शन नंबर सी है आपका कि व्हेन द मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिव कंपटीशन। ऑब्वियसली जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो हर शॉप पर मिलता है, बहुत ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है, तब आपको ऑप्ट करना पड़ेगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और उस सिचुएशन में आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग है वो अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेगी। फाइन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। नाउ डी, व्हेन द फर्म यूजेस इट एज एन एंट्री स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली कि जब आपको मार्केट में एंटर करना है, तब आप क्या करेंगे? बहुत कम दाम पर, बहुत कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को लेकर आएंगे मार्केट में। किस लिए? सिर्फ आपको मार्केट में अभी एंट्री करना है। जब आप मार्केट में अच्छे से स्टेबलाइज हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है दैट इज माइकल पोर्टर्स की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है, उससे रिलेटेड है कि उस थ्योरी में उन्होंने जो फैक्टर कंडीशन बताई है ऑफ नेशन, उसका क्या मतलब होता है। सो माइकल पोर्टर्स हम लोग थोड़ा डिस्कस में पढ़ेंगे, जब हम लोग सीरीज हमारी टॉपिक्स वाली, जो हॉट टॉपिक्स वाली हमने देखी थी वहां पर। यहाँ पर हम लोग खाली डिस्कस करेंगे कि फैक्टर कंडीशन किसको बोला है माइकल पोर्टर ने। फाइन। सो इन्होंने बोला है स्किल्ड लेबर को। फाइन। क्या मतलब है फैक्टर कंडीशन का? स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। ये एक थ्योरी है। फैक्टर कंडीशन एम्फेसिस द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक स्किल्ड लेबर एंड एडवांस्ड नॉलेज दैट कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस कॉम्पिटिटिव एज। फाइन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट आपका जो कंपनी अकाउंटिंग है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इन द होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ द नेट असेट अक्वायर्ड, द डिफरेंस रिप्रेजेंट। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझे तो ये ऐसा बोल रहा है कि जब होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को जब खरीदा था, तो उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे किया था। सो वो अमाउंट किसके लिए पे किया था? तो वो किया था गुडविल के लिए, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। तो गुडविल की वजह से वो एक्सेस अमाउंट कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को पे करना पड़ा है। किसे? सब्सिडी कंपनी को। फाइन। सो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि द एक्सेस वैल्यू रिप्रेजेंट गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट दैट रिफ्लेक्ट द प्रीमियम पेड फॉर द एक्विजिशन। प्रीमियम यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है बुक वैल्यू से ज्यादा सब्सिडी कंपनी को। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द लिस्ट। आपको एक तरफ
एक्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका सेटअप कब हुए हैं, वो एक्ट कब बनाए गए हैं, उनका ईयर दिया हुआ, यू हैव टू मैच दैट। फाइन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंश्योरेंस एक्ट आपका कब आया था? इंश्योरेंस एक्ट आपका है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका करेक्ट है। इंश्योरेंस एक्ट आपका बना था 1938 में। फाइन, इंश्योरेंस एक्ट आपका कब आया है? 1938 में। नेक्स्ट है आपका बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में। नेक्स्ट है आपका मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट आपका कब आया है? सी का है 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट। फाइन, लास्ट आपका है मरीन इंश्योरेंस एक्ट, दैट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1963। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। फाइन, फर्स्ट ऑप्शन आप स्टेटमेंट है कि ओनली लो प्राइस्ड प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया। फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया है कि खाली जो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट है वही रूरल इंडिया में बेचे जाते हैं या सेल होते हैं। फाइन, सेकंड है आपका कि रूरल कंज्यूमर आर होमोजेनस लोट, है ना, रूरल कंज्यूमर किस तरह के हैं? एक जैसे प्रेफरेंस वाले। फाइन, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रूरल में सिर्फ और सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट बिकेंगे। फाइन, जो लो प्राइस प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर क्या है, आपके दोनों स्टेटमेंट गलत है। फाइन, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रूरल कंज्यूमर आर डाइवर्स इन प्रेफरेंस इन परचेजिंग, हर किसी का, नॉट अबाउट द रूरल ओनली, कि कंज्यूमर पर्टिकुलर जो होते हैं, हर किसी का एक्सपेक्टेशन अलग होता है प्रोडक्ट से, हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है, चॉइस अलग होता है, इनकम अलग होता है, सोर्स अलग होता है। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ रूरल एरिया में सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे या बिक सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट हमारा है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। बहुत सी बार हर शिफ्ट में आई थिंक पूछा गया है, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन असर्शन ऑफ, इस असर्शन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? फाइन, तो ये बेस्ड है कि असिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर ए, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो मैनेजर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, ये फाइनेंस से रिलेटेड, जो इन्वेस्टर हम लोग पढ़ेंगे, रिस्क वाला जो चैप्टर है, रिस्क और अनसर्टेनिटी वाला, वहां से एक क्वेश्चन है, ये एक थ्योरी है और ये इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जो मैनेजर और जिन इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, असिमेट्रिक, यानी कि दोनों की जो इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है दैट इज डिफरेंट। फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। Pecking order theory suggests that companies prioritize financing option based on information asymmetry between managers and the investors. Fine. Option number A is your correct option. चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, that is which one of the following is not one of the advantage of derivatives market. Derivatives market के कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, कौन सा एक फायदा नहीं है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिसएडवांटेज, डेरिवेटिव मार्केट का डिसएडवांटेज आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्या है, लिवरेजिंग इंक्रीज रिस्क। लिवरेज क्या करते हैं, लिवरेज का मतलब होता है कि लोन, जो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होती है उनको बोलते हैं आप लिवरेज, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो लोन बोल सकते हैं। फाइन, तो लोन क्या है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो क्या है, आपकी रिस्क को इंक्रीज कर रहा है, सिंपली चीज है। फाइन, चलिए द इनहेंस लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर अंडरलाइंग असेट। सो यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि डेरिवेटिव मार्केट का कौन सा एक डिसएडवांटेज है, तो वो है आपका, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, लोन्स और इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होती है उनका ज्यादा यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर हियर। फाइन, चलिए नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच। ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। फाइन, सो कौन सा एक रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच को। सो ऑप्शन नंबर एक है आपका इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स। फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट, यानी कि अलग अलग इन्वेंट्री को एक साथ लॉजिस्टिक में डालना। फाइन, ऑप्शन नंबर बी है आपका मिनिमाइज फर्म कॉस्ट, मिनिमाइज नहीं करता है, जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच है वो कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करता बल्कि क्या करता है, इंक्रीज करता है। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी। सी है आपका अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग लिमिटेड टू करंट प्रोसेस। नहीं, ये क्या है, ये एडवांटेज है किसका, आपका मॉडर्न का। फाइन,
small breadth of supplier base to increase the coordination. ये भी नहीं होगा. So option number A and B will be your correct option. Option number A is your correct option. चलिए, the extreme case of non price competition in an oligopoly is, है ना. oligopoly market का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जहां पर क्या होते हैं, ऐसा मार्केट प्लेस जहां पर फ्यू सेलर्स है या फ्यू प्लेयर्स है इन द मार्केट, उससे बोलते हैं आप ओलिगोपोली मार्केट. तो यहाँ क्या पूछा है आपको? द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन इन एन ओलिगोपोली मार्केट. यानी कि प्राइस का कंपटीशन ओलिगोपोली में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ओलिगोपोली मार्केट के जो फ्यू प्लेयर्स होते हैं या फ्यू सेलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपस में राइवलरी या एक ग्रुप बनाकर दे डिसाइड द प्राइस. तो वहां पर प्राइस का कंपटीशन खत्म हो जाता है, वहां नॉन प्राइस कंपटीशन होता है. जैसे कि हमारी ओलिगोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, कुछ गिने चुने प्लेयर्स है, 8-10 प्लेयर्स है ना, और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी प्राइस को एक सेम लेवल पर फिक्स कर लेते हैं. यानी कि आप अगर देखेंगे कि जो हर टेलीकॉम इंडस्ट्री है उनका जो पैकेज है 299, 399, 599, 1099, तो सबका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है. तो ये ग्रुपिंग क्यों होता है? टू अवॉइड द प्राइस कंपटीशन. फाइन. सो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, है ना, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर दे आर मेकिंग देयर डिसीजंस. सो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि नॉन प्राइस कंपटीशन इन ओलिगोपोलीज अराइज ड्यू टू फर्म्स रिलायंस ऑन इंटरडिपेंडेंट स्ट्रेटेजीज डिसीजंस. किस पर रिलाई करती है? इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे के डिसीजंस के ऊपर रिलाई करती है. फाइन. चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अ टेस्ट that contains a fair sample of the task and skill actually needed for the job, है ना. किसी स्किल या किसी टास्क को करने के लिए या किसी जॉब को करने के लिए जो स्पेशली नीडेड स्किल है उसे आप क्या बोलते हैं? कंटेंट वैलिडिटी, है ना. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. फाइन. चलिए अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन आपको पूछा है. यू हैव टू फाइंड आउट द जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आपको फाउंड आउट करनी है. और उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो स्टेप्स है ना, एक स्टेप में आप फाइंड करते हैं, पहले जीएवी निकालते हैं, एनएवी निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट डिडक्ट करते हैं, ये सारा एक प्रोसेस है. फाइन. सो फर्स्ट आपका आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि सी. फर्स्ट आप क्या करेंगे कि फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो सकता है. सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप. फाइन. नेक्स्ट विल बी योर फाइंड आउट द रेंट एक्चुअली पेड, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे उसका एक्चुअल रेंट. फाइन. नेक्स्ट आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइंड आउट विच वन इज हायर. दोनों में से हायर क्या है? ये आपका जो थर्ड स्टेप है कि फर्स्ट आपने क्या निकाला? एक्सपेक्टेड. सेकंड आपने निकाला है उसका जो एक्चुअल था, और उसमें से आपको क्या करना है? उसमें से दोनों का हायर आपको कंसिडर करना है. फाइन. उसके बाद आप क्या करेंगे कि फाइंड आउट द लॉस बिकॉज ऑफ वैकेंसी, यानी कि जितने टाइम के लिए आपका वो हाउस खाली रहा है उस वैकेंसी का आपका कितना रेंट या कितना इनकम बन सकता था, आप उसे क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. फाइन. ये आपका स्टेप नंबर 4. फाइन. उसके बाद आप क्या करेंगे? बी हो चुका है आपका ई. सबट्रैक्ट बी फ्रॉम डी टू कंप्लीट द जीएवी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4, जो आपका 4 और जो 3 वाला जो स्टेप था, आप उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आ जाएगा जीएवी. सो दिस इज योर स्टेप नंबर 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स फॉर्म ऑफ, यानी किस किस फॉर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखने को मिल सकते हैं. सो दैट इज करेंसी के फॉर्म में, करेंसी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस. सिस्टमेटिक नहीं हो सकता है बिकॉज आपका जो सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये अनसिस्टमेटिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक मार्केट का एक पार्ट है. सो सी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दी ऑप्शंस. फाइन. डी अगेन फॉरेन डेब्ट क्राइसिस. तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही है. ए, बी एंड डी. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फाइन. चलिए आ जाते हैं हमारे अगला क्वेश्चन पे. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपको मैच करना है. लिस्ट 1 में बुक्स गिवन है आपको, लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए हुए हैं. किस ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट आपका है वेल्थ ऑफ नेशन. वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने. फाइन. अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा.
चलिए, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है आपका? एडम स्मिथ ने। सी, ए के साथ सी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि डेविड रिकार्डो। फाइन। सी है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे काम किया है आपके ऑप्शन नंबर ए, थॉमस ने। फाइन। नेक्स्ट है आपका लास्ट, दास कैपिटल यानी किसने लिखा है आपका? कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी या 2। फाइन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, so this was all about today's discussion of PYQ UGC NET. Fine, I hope you liked the session, and if you like it, please mention in comment section, and we will meet in our next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.